मेरा नाम महरूज है और मैं कैबिन क्रू हूँ। बेसिकली मेरा नहीं, मेरी मदर का ड्रीम था। वो मेरा फर्स्ट अप्लाई था और मैंने फर्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक कर दिया। ये यूनिफॉर्म ये नहीं है कि हमने ख़रीद लिया है यूनिफॉर्म, ये हमने अर्न किया होता है, तो इसकी ग्रेस ही और थी। आई डोंट थिंक सो कि बाकी जॉब्स इसके मुकाबले में उतनी सिक्योर होंगी। मेरा नाम महरूज है और मैं कैबिन क्रू हूँ। जब मैंने इस फील्ड का ज्वाइन करने का सोचा तो ये बेसिकली मेरा नहीं, मेरी मदर का ड्रीम था। जब वो मेरी एज में थी तब उन्होंने इस चीज़ में अप्लाई किया, लेकिन आपको पता है तब उस टाइम पे लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता था कि इस जॉब को उस तरीके से इतना अच्छा नहीं समझा जाता था कि ये किस तरह की जॉब है, ये वो। उनको इस चीज़ में इतनी सपोर्ट नहीं मिली, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। लेकिन जब उन्होंने जनरली मेरे से ये बात डिस्कस की कि ये मेरा ड्रीम था, ऐसे मैं चाहती थी मैं कैबिन क्रू बनूँ, एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन करूँ, ट्रैवल करूँ, तो मैंने इस बारे में थोड़ी सी सर्च की और फिर मैंने उनके ड्रीम को अपना ड्रीम बना लिया। जब मैंने इस चीज़ में सर्च की, उनका क्राइटेरिया, फर्म्स के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी एयरलाइंस हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसीज़ आ रही हैं, मैंने अप्लाई किया। और मेरा लक ये था कि जो वो मेरा फ़र्स्ट अप्लाई था और मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक कर दिया। मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू इस तरह था कि 2000 प्लस कैंडिडेट्स थे उस टाइम पे, और जब मैं वहाँ वॉक इन इंटरव्यू था, मैं वहाँ गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, इतने सारे इंटरव्यूज़। और जब मैं इस जॉब में मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था तब मेरी एज 18 थी और आई वाज़ लाइक मैं अभी बहुत छोटी हूँ, और वहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स, लड़कियों में इस चीज़ का बहुत क्रेज़ है स्टिल। मतलब इतनी हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं वहाँ पे आके इंटरव्यूज़ दे रहे थे और मुझे उनके सामने अपना आप लग रहा था हो ही नहीं सकता। देन फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का सिलेक्शन और क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ़ था इस जॉब का बाकी जॉब्स की निस्बत। इसमें इस तरह था कि आपका प्रॉपर एक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन होता है, जिसमें आपने ये प्रूव करना होता है कि आप मेडिकली फ़िट हो। फिर इसके बाद इसके अंदर वेट और हाइट का क्राइटेरिया भी होता है कि आपका अकॉर्डिंग टू BMI वेट और हाइट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपकी स्किल्स को भी देखा जाता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, और एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपसे एक थोड़ा सा जर्नली एज अ टेस्ट पेपर आप कह लें, आपको वो भी सॉल्व करना होता है, उसकी बेस पे भी आपका इंटरव्यू होता है। फिर इस जॉब के अंदर एक सबसे बड़ी हर्डल ये भी थी कि जब आपकी कंपनी से सिलेक्शन हो जाती है, कॉज ये एक लाइसेंस बेस्ड जॉब है, सो आपको सिविल एविएशन से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमें ट्रेनिंग के अंदर एक मॉडलिंग सिखाई जा रही है, हमारी ग्रूमिंग क्लासेस हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली मैनुअल बेस है, सारी थ्योरी बेस है। हमें एक मैनुअल दिया जाता है जिसको हमने पढ़ना होता है, उसकी सारी स्टडी हमने कंप्लीट करनी होती है। अब उसके अंदर थ्योरी ऑफ फ्लाइट्स भी होती हैं, सारी एमरजेंसीज़ होती हैं, मेडिकल होता है, हमारी जितना भी फ़र्स्ट एड है वो हमें सिखाया जाता है, फायर फाइटिंग उसकी सारी ड्यूटीज़ बताई जाती हैं, इन केस ऑफ हाईजैकिंग क्या करना है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अब आपको पता है जैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा एमरजेंसी लैंडिंग ऑन वाटर भी होती है, तब आपने क्या करना है, उसकी सारी सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उस ट्रेनिंग के अंदर। फिर जब हम ये सारी ट्रेनिंग कंपनी से कंप्लीट करते हैं तो हमारा एक चेक होता है सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, जो सबसे मेन चीज़ होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट। अब इसमें ऐसे होता है कि जो हमारा लाइसेंस है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से आता है, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो हमारा चेक लेते हैं। ये तब होता है जब हम अपना थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा एक और एग्ज़ाम समझ लें आप, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसको भी क्लियर करना होता है, और जब तक हम इसको क्लियर नहीं करते तब तक हमारी सिलेक्शन कंफर्म ही नहीं होती। इसमें मतलब आफ्टर सिलेक्शन भी आप सिलेक्ट नहीं हो, कभी भी आपकी टर्मिनेशन हो सकती है अगर आपने कोई कोर्स क्लियर नहीं किया है, अगर आपने थ्योरी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, या आपको सिविल एविएशन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब हमारी सिविल एविएशन से हमारा लाइसेंस जो है जो हमें रिसीव हो जाता है, उसके बाद हमें ये कंफर्मेशन होती है कि अब हमारी जॉब जो है वो पक्की हो गई है। तो तब जब मेरे हाथ में लाइसेंस आया था, हमारी ट्रेनिंग 3 मंथ्स की होती है, लेकिन लाइसेंस को आते आते 5 या 6 मंथ्स लग जाते हैं। तब मुझे यकीन हुआ था कि अब मैं कैबिन क्रू हूँ। आफ्टर सिलेक्शन भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा हर्डल्स थे, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स थे, डे टू डे बेसिस, मंथली, तो उसके अंदर एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इतने अभी तक लग ही नहीं रहा कि सिलेक्शन हो गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर जब मेरी सिलेक्शन हो गई
प्रॉपर मेरा लाइसेंस रिसीव हो गया, तब मेरी और मेरी मदर की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। कॉज़ वो एक चीज़ होती है, ये यूनिफ़ॉर्म अर्न करते हो आप। ये यूनिफ़ॉर्म ये नहीं है कि हमने ख़रीद लिया है यूनिफ़ॉर्म, ये हमने अर्न किया होता है, तो इसकी ग्रेस ही और थी। अब इसके अंदर ऐसे था कि सबसे मुश्किल ये भी चीज़ थी कि हम लाहौर में थे और मेरी ट्रेनिंग कराची में थी। जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तब मेरी एज 18 थी। तो आपको पता है घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आप आउट ऑफ स्टेशन जाके ट्रेनिंग करोगी 6 मंथ्स 5 मंथ्स, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मेरी मदर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। वो मेरे साथ कराची गई और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग क्लियर हुई। और फिर जब हमारी ट्रेनिंग क्लियर हुई, हम वापस अपने बेस स्टेशन पे आए और यहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट की। अब मेरा शुरू होता है फ़्लाइंग का फ़र्स्ट डे। अब मेरी जो फ़्लाइंग का फ़र्स्ट डे था, अब फ़र्स्ट फ़्लाइट मेरी डोमेस्टिक ही थी और इंटरनेशनल फ़्लाइट से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि इसमें हमारे प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर इस तरह से है कि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम होता है। अब उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमने सर्विस करनी होती है और बाकी हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमने करनी होती हैं। अब डोमेस्टिक का टाइम 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो इसके अंदर सब करना है। बाकी कैबिन क्रूज़ की स्पीड्स सबसे ज़्यादा थी, मतलब वो आराम से सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी। अब मेरा फ़र्स्ट डे था, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी पैनिक भी थी, नर्वस भी थी कि इतना स्पीड से मैं कैसे काम करूँगी। लेकिन इसमें सारा क्रेडिट जाता है हमारी लीड कैबिन क्रू को, हमारे CRM को और हमारी कंपनी के टीम वर्क को, कि वो किस तरह हमारी सारी टीम को लेट के चलते हैं। अब ऑन बोर्ड हम 4 थे और हमने जिस तरह अपना CRM मेंटेन किया और जिस तरह उन्होंने, जहाँ पे मैं पैनिक हो रही थी या मेरे से सिचुएशन कवर नहीं हो रही थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। इस चीज़ के लिए उनका भी थैंक यू। अभी तक वो मुझे याद आती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ना हमें समझने में टाइम लगता है। अब जब हम ऑन फ़्लाइट होते हैं, स्पेशली हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, उसमें हम सब यही कहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें दूसरों को भी समझना पड़ता है। लोग अपना घर छोड़ के आ रहे होते हैं, कितने वो अंदर से टूटे हुए हों या जैसे भी हों, किस तरह किस हालात में वो बाहर जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ में हमें पैसेंजर्स को भी समझना चाहिए कि वो किस कंडीशन से जा रहे हैं। और अगर कोई कहीं पे थोड़ा सा गुस्सा होता है या अगर थोड़ा सा एंग्री होता है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन कभी भी क्रिएट होती है, तो उसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने स्माइली फेस से उनसे ग्रीट करना है। अपनी जो सिचुएशन है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा कोई इतना नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन ये है कि ऑन बोर्ड मेडिकल इमरजेंसीज़ होती रहती हैं, जो हमारी एक ट्रेनिंग का भी पार्ट है। एक दफ़ा हमें ऑन बोर्ड ऐसे हुआ था कि एक पैसेंजर थे और वो बेहोश हो गए। अब वो फुल अनकॉन्शियस हैं एट दैट टाइम। तब हमारी जो ट्रेनिंग थी वो काम आई और फिर किस तरह ऑक्सीजन बॉटल्स यूज़ हुई, ये वो। तो वो एक सिचुएशन थी जिसमें मोस्टली सब पैनिक हो जाते हैं, इर्द गिर्द भी पैसेंजर्स भी पैनिक थे कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। तो उस टाइम पे हाफ ऑफ द क्रू जो था वो पैसेंजर्स को डील कर रहा है और बाकी सब हम उनके साथ जो अनकॉन्शियस हैं। अच्छा, मुझे मोस्टली 8 मंथ्स हो गए हैं ट्रेनिंग को इंक्लूड करके। और अब इस जॉब के अंदर एक ये भी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि एक दफ़ा पढ़ लिया, एक दफ़ा थ्योरी बेस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, दैट्स इट। हमारा हर साल RT होता है, रिकरेंट ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम अपने तमाम ये एग्ज़ाम दोबारा से क्लियर करते हैं, दोबारा से हम वो सारे थ्योरी बेस एग्ज़ाम्स देते हैं। अब मेरा भी RT आने वाला है, फिर मुझे इंशाल्लाह 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मेरी जो सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स लगती हैं वो जद्दा की लगती हैं और मेरे घर वाले भी इस बात पे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि सारा सवाब तुमने ही इकट्ठा करना है। मैं उन फैमिलीज़ को ये पैगाम देना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं, कि ये जो दौर है ये वो दौर नहीं है। अब सब तमाम चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, हर जगह आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है और एविएशन में भी ऐसे ही है। जितनी सिक्योर ये जॉब है, आई डोंट थिंक सो कि बाकी जॉब्स इसके मुकाबले में उतनी सिक्योर होंगी। और आजकल बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, बेटियों को भी उतना ही मौका देना चाहिए, उनको भी उतना इंडिपेंडेंट रखना चाहिए ताकि अपना फ्यूचर वो खुद सिक्योर कर सकें, ना कि किसी पे डिपेंड रहें। 24 घंटे आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है, पिक एंड ड्रॉप इस जॉब में आपके पास है। और इसके अलावा ये एक बहुत इंडिपेंडेंट जॉब है और मैं इसको एज अ प्रोफेशन देखूं तो मैं इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ जो कैपेबल हैं, लेकिन उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है।